वॉर जोन में यूक्रेनी टैंक पर रूस का हमला। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी टैंक में किस तरह से लगी आग, ये देखिए। रूसी हमले में कई यूक्रेनी जवान घायल हुए। हमले का वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप देख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर यूक्रेन के सूमी से है, जहां पर रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। हमले के बाद पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। हमले में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपके सामने है यूक्रेन के सूमी से, जहां पर रूस की तरफ से बड़ा हमला। और ये जो इलाका है जहां पर हमला किया गया, ये रिहायशी इलाका है। हमले के बाद पार्किंग में जो दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी वो कैसे खाक हो गई। तस्वीरें आपके सामने हमले की और उसके बाद की। हमले में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। और वही अहम खबर है लुहांस्क में रूस के विनाशक हमले से जुड़ी। यूक्रेनी BM-21 ग्रैड सिस्टम से यहां पर इसको तबाह किया गया है। भीषण हमलों में नष्ट हुए यूक्रेनी ठिकाने। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का भी किया गया है दावा। और वहीं यूक्रेन की तरफ से भी बड़ा पलटवार किया गया। रशियन इन्फेंट्री पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। रूस की पैदल सेना पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। तस्वीर आप देखिए। यूक्रेन के 150वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के रूसी काफिले पर यह हमला किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कई रूसी जवान घायल हुए हैं। और अहम खबर यूक्रेनी वॉर जोन में रूसी टैंक पर हुआ हमला। यूक्रेन ने रूसी टैंक पर ड्रोन से दिया अटैक को अंजाम। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी टैंक में जोरदार विस्फोट हुआ। तो जंग में टर्निंग पॉइंट समंदर में महायुद्ध, यह ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर पावर अमेरिका ने रूस को बहुत बड़ा दावा किया है। रूस को लेकर अमेरिका के इस खुलासे से वॉर जोन में हड़कंप मच गया है। अमेरिका का यह साफ कहना है कि समंदर में रूस बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। यह उतनी बड़ी साजिश है जिसकी जद में पूरी दुनिया आ सकती है। बताएंगे आपको पूरी खबर डिटेल के साथ। यहां उधर रूस यूक्रेन जंग में बैलिस्टिक मिसाइल की एंट्री हो गई है। साथ में रूस के समर्थन में एक बार फिर ईरान आ गया है। तो क्या अब यूक्रेन पर रूस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है? अगर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो युद्ध आखिर किस मोड़ पर पहुंच जाएगा? आपको हर पॉइंट के बारे में देंगे अहम जानकारी। लेकिन वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले दुनिया में संचार व्यवस्था पर मंडराया बड़ा खतरा। केबल नेटवर्क पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। CNN के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि केबल नेटवर्क पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है रशिया की तरफ से। समंदर में केबल नेटवर्क पर किया जा सकता है हमला, इसकी तैयारी हो रही। बाल्टिक सागर में बड़ी तैयारी में जुटा है रूस। अमेरिका और सहयोगी देशों के केबल पर हमले की तैयारी। तो अब समंदर में महायुद्ध, बेहद सनसनीखेज खुलासा जो अमेरिका की तरफ से किया गया है। खुलासा क्या है यह पहले जानिए। समंदर में रूस की बहुत बड़ी तैयारी। क्या है तैयारी? केबल नेटवर्क पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस। ये दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। काफी दिनों से यह तैयारी चल रही है। केबल नेटवर्क पर हमले की तैयारी, इसको नष्ट करने की तैयारी है रूस की तरफ से, जिसको लेकर काफी वक्त से तैयार है रूस। केबल नेटवर्क ध्वस्त करना इसका पूरा मकसद है। जी हाँ, तैयारी कैसे अंजाम दी जा रही है ये आपको बताते हैं। स्पेशल नेवी यूनिट का गठन किया गया है बाकायदा इसके लिए। स्पेशल यूनिट का नाम GUGI। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी तैयार है। सरफेस शिप सबमरीन को भी तैनात किया गया है और नेवल ड्रोन्स की भी इसमें मदद ली जा रही है। अब यह समझिए कि कहां पर यह हमला होगा।
बाल्टिक सागर, जी हां, अमेरिका के समुद्री केबल पर सहयोगी देशों के केबल नेटवर्क पर यह हमला किया जाएगा। और सोर्स क्या है? CNN की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। समंदर में महायुद्ध क्या छिड़ सकता है, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं संजय स्वाय साहब, मेजर जनरल संजय स्वाय साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले DK पांडे साहब, ये जो तैयारियां हैं इस बार बहुत गंभीर और बहुत बड़ी नजर आ रही हैं। अगर केबल नेटवर्क को ध्वस्त किया जाता है, समंदर में कितना बड़ा महायुद्ध छिड़ने के आसार नजर आते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर केबल को डिस्कनेक्ट किया जाता है तो पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम पर बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा। जो डिसीजन मेकिंग जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्या सिचुएशन वहाँ पर है, क्या यथास्थिति है ग्राउंड पर, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने होते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वैसा हो पाएगा, क्योंकि दुश्मन भी तैयारी के साथ वहाँ आया है। और हमें पता है कि बाल्टिक क्षेत्र में यूक्रेन की तो पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नाटो कंट्रीज़ की जो वहाँ पर एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। और हर एक एक्शन पर, हर एक जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर वो पैनी नजर रखे में। लेकिन अगर ये केबल कनेक्शन जैसे बता रहा है कि डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो जो कम्युनिकेशन है, जो सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए हेल्प करता था, इनपुट जो मिलते थे वो इनपुट ही जा पाएंगे, और उनके जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और वो जो ऑपरेशंस प्लान करेंगे, निश्चित रूप से वो कहते हैं कि पंगु इम्पेयर्ड हो जाएंगे और वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो सोच रहे हैं कि इन ऑपरेशन के जो गोल्स होंगे उनको हासिल करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। निश्चित रूप से कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। साथ में अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी कुछ डिसरप्शन की जो स्कोप है, तो ये है कि जो अगर लोड जा रहे होंगे तो कहाँ जाना है, उनको डायरेक्शनल जो एरर भी हो सकते हैं, जो उनके प्रीसीजन में रिक्वायरमेंट होती है, एक्यूरेसी। बिल्कुल DK पांडे सर, और ये कहा भी गया कि जिस तरह के इनपुट्स और इंफॉर्मेशन शेयर की गई यूक्रेन के साथ नेटो की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, इसने काफी हद तक रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद पहुंचाई है। एक और बड़ी खबर, बैरेंट्स सागर में रूसी नेवी की फौज ड्रिल, नॉर्दर्न फ्लीट का धुआंधार युद्धाभ्यास। रूसी सेना ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। ये देखिए बैरेंट्स सी की तस्वीर है, जहां पर रूस की तरफ से युद्धाभ्यास किया गया है। बैरेंट्स सी में रूसी नेवी की तरफ से अपनी ताकत दिखाई गई है, समुद्री ताकत। और देखिए, अहम खबर है, रूस की समुद्री तैयारी से अमेरिका भी चिंतित है। रूस की तैयारी बेहद खतरनाक है, ये माना गया है अमेरिका की तरफ से। दुनिया की संचार व्यवस्था ठप करने की रची जा रही है साजिश, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही ध्वस्त करने की तैयारी है। और इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका बेहद चिंतित है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CNN की ये खबर सामने आई। तो केबल नेटवर्क पर हमला करेगा क्या रूस? क्योंकि इस बात का दावा अमेरिका का संचार नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा। अमेरिका ने क्या कहा? रूस हमले की तैयारी कर रहा है, हमला हुआ तो संचार व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, केबल नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, बड़े देश एक दूसरे से कट जाएंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी आफत आएगी और इसकी तरफ सीधा इशारा किया जा रहा है। समंदर के नीचे विशाल केबल नेटवर्क है, फाइबर ऑप्टिक केबलों का नेटवर्क है, इंटरनेट और दूर संचार की इसे बैकबोन माना जाता है, रीढ़ माना जाता है। अगर हमला हुआ तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए संजय सोई सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। अभी भी लगातार हम देख रहे हैं कैसे यूक्रेन काफी ताकतवर नजर आता है। एक बड़े इलाके को अभी कब्जे में कर रखा है रूस के, यानी जो मोटिव था, जो लक्ष्य था, अभी उससे दूर ऐसा लगता है रूस नजर आ रहा है। तो ये अब जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है समंदर में, वॉर एक्सरसाइज और केबल नेटवर्क को ध्वस्त करना, क्या मोटिव आपको व्लादिमीर पुतिन का इसके पीछे समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल करना। इनफैक्ट जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से, जब से कुर्स्क के ऊपर उन्होंने हमला किया यूक्रेन ने, उसके बाद से 1 आध हफ्ते के बाद से युद्ध बहुत ज़्यादा भयानक हो गया, बहुत ज़्यादा
आक्रामक हो गए दोनों ही देश, और ख़ास तौर से रशिया ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहा है। और युद्ध में जैसा हम जानते हैं कि हर तरह के साधन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी अगर याद होगा 2022 में नॉर्थ स्ट्रीम 2 को डैमेज किया गया था, जो गैस पाइपलाइन थी रशिया और यूरोप के बीच में, जर्मनी के बीच में। यहाँ पर अगर ये केबल नेटवर्क डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ये जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं, ये काफ़ी तेज और काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा को ले जाने में सक्षम होती हैं। और अगर ये डैमेज होती है तो अंडर सी केबल बिछी हुई है, पूरे अमेरिका को यूरोप से और यूक्रेन को, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करती है। अगर ये डैमेज होती है तो इनको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि अंडर सी है, रिपेयर करते समय बहुत लग जाएगा, और तब तक के लिए पूरा डेटा नेटवर्क काफ़ी बड़ी संख्या में ख़त्म हो जाता है। और आज की तारीख में जैसे हम देखते हैं कि डेटा पावर है, डेटा से ही सारा काम चल रहा है, चाहे वो हमारा इंटरनेट है, चाहे वो हमारे मेल्स हैं, चाहे हमारा सोशल मीडिया है, चाहे हमारा न्यूज़ का मीडिया, चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, या इंटेलिजेंस की जो खबर दी जाती है, ये सब खबरें डेटा के द्वारा दी जाती है। ये अगर डैमेज होता है तो वाकई में एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, जो इनडायरेक्ट चोट है, डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट चोट बहुत बड़ी पहुंचेगी युद्ध लड़ने की क्षमता को यूक्रेन के। और दूसरी, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जाती है कई जगह पर अंडर सी केबल से यूरोप को, तो यूरोप के लिए भी, और खास तौर से डेटा केबल डैमेज होती है तो यूरोप भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, और दुनिया के बाकी देश भी अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। अगर ये डैमेज होता है तो वाकई में यूएस, यूरोप और यूक्रेन के लिए काफी बड़ी बिल्कुल सही बात है। समंदर के अंदर, समंदर के रास्ते अगर ये धमाका अंजाम दिया जाता है तो पूरी दुनिया पर जाहिर है इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। इस बीच एक अहम खबर, रूसी हमलों से फिर दहला है यूक्रेन का लवीव। क्रूज मिसाइल से हमले में लवीव में भीषण तबाही हुई है। 72 घंटे के अंदर लवीव पर दर्जनों मिसाइलों से कर दिया गया अटैक। लवीव के औद्योगिक क्षेत्र पर गेरान ड्रोन से ये हमले किस तरह से अंजाम दिए गए हैं, तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग में ईरान की कैसे एंट्री हो गई। ईरान ने रूस को भेजी है बैलिस्टिक मिसाइलें, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी गई है। यूएस यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से खबर है, WSJ ईरान की एंट्री से तनाव बढ़ने की आशंका और ज्यादा जताई जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और उनकी खासियत क्या है। यह जानना इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ईरान रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जंग में बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका आग बबूला। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल देखिए कितनी है, 3000 से भी ज्यादा, और इनकी रेंज 300 से 3000 किलोमीटर तक है। इसमें तमाम अहम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसमें सबसे पहले जिक्र आता है शहाब 3 का। मीडियम रेंज की यह बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। इसके अलावा गदर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, और इस मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो यह 1800 से 2000 किलोमीटर। अगला नाम क्या है ईरान की मिसाइल का, यह आप देखिए इमाद। यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 1700 किलोमीटर। खुर्रम शहर, यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर। जी हां, खैबर शेकन ये भी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 1450 किलोमीटर। इसके अलावा सेजिल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक इसकी जाती है। डॉक्टर अरविंद सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद जी, दो अहम खबरें इस वक्त हमने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं। एक तो केबल नेटवर्क ध्वस्त करने की बड़ी तैयारी रूस की सामने आई है, अमेरिका चिंतित है, और दूसरी तरफ ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें अगर रूस को हासिल होती हैं तो यह जंग अपने आप में और कितनी भयानक हो जाएगी, किस भयानक मोड़ पर पहुंच जाएगी, आपका असेसमेंट क्या है? मुझे लगता है कि अब ये जंग जो है वो सेटल होने की स्थिति में है, क्योंकि मोदी साहब अभी थोड़ी दिनों पहले यूक्रेन भी होके आए हैं और उससे ठीक 1 महीना पहले वो रूस गए थे। तो वो निश्चित रूप से, हालांकि यह सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, पर इतना तय है कि वह पुतिन साहब का कोई ना कोई संदेश लेकर वह यूक्रेन में गए थे और जेलेंस्की से मिले थे। और उसके बाद के अगर हम बयानों को देखें, चाहे वो जो बाइडेन साहब का हो या सारे ही जो महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्षों का हो,
तो इससे ये लग रहा है कि अब वो दोनों ही युद्ध से ये समझ चुके हैं कि युद्ध का उद्देश्य न तो यूक्रेन को हासिल हुआ है न रूस को हासिल हुआ है। अब इससे निजात पानी चाहिए। और जहां तक केबल नेटवर्क के ध्वस्त करने का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि रूस ऐसा करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर जो यूरो अमेरिकन खेमा है उसके हित प्रभावित होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अभी रूस एक और पंगा लेने की स्थिति में है। जी ठीक है, बिल्कुल अरविंद सर। और देखिए हमारे साथ डीके पांडे सर भी है। डीके पांडे सर, आपसे समझना चाहूंगा, ईरान जो कि रूस के साथ खड़ा है, रूस ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन अगर यहां पर चीन को भी जोड़ दिया जाए तो ये जो सपोर्ट है, चाहे ईरान का हो या फिर चीन का हो रूस के लिए, क्या ये वाकई में आपको लग रहा है भारी पड़ सकता है यूक्रेन के खिलाफ, नेटो के खिलाफ? देखिए, अगर हम देखें पिछले 2.5 सालों में ईरान ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है। शायद 136 ड्रोन कौन भूल सकता है जो कि रशिया को दिए गए और रशिया ने फिर यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके TB2 ड्रोन का हमने सब देखी कि किस रंग से वो पहले वर्ष में किस तरह उसे गजब ढाया। तो ईरान का तो उसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू से रहा, लेकिन अब अगर सूचना अगर आ रही है, इसका मतलब है कि कुछ नए जो है साजो सामान दिए जाएंगे रशिया को, क्योंकि रशिया इस समय फेस कर रहा है आर्म्स एम्युनिशन की शॉर्टेज और वो चाहता है कि उसको वो हेल्प मिले, क्योंकि 2.5 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और युद्ध कब समाप्त होगा इसको कहना मुश्किल है। भले ही वो 1 महीने में समाप्त हो, लेकिन रशिया किसी भी रूप में नहीं चाहेगा कि वो किसी मायने में युद्ध क्षेत्र में कमजोर नजर आए। तो वो अपनी जो एक सामरिक उसकी एक इमेज है उस पर वो कभी नहीं चाहेगा कि वो पड़े। ईरान के आने के बाद निश्चित ईरान और चाइना दोनों जो है मदद देंगे, तो निश्चित रूप से उसका जो पैनापन है युद्ध का, जो आक्रमण करने का, ऑफेंसिव जाने का, उसमें जरूर एक नयापन आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या क्या दिया जाता है और कब देते हैं। टाइमिंग बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि अभी रैमस्टीन एयरबेस में 50 पार्टनर देशों ने जो कि यूक्रेन के समर्थक हैं, उन्होंने अभी मंत्रणा की है कल, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका जो है $250 मिलियन के साजो सामान दे रहा है और जेलेंस्की ने ये कहा कि भाई 6000 रशियंस को हमने मार दिया और 18,000 किलोमीटर क्रस में। तो ये जो अभी जो पोस्चरिंग चल रही है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, ये बहुत संदेश देती है कि अभी जो है शांति लगभग नियर फ्यूचर में तो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, शांति दूर दूर तक नजर आ नहीं रही है। कुल मिलाकर कई तरह के असेसमेंट इस जंग को लेकर सामने आ रहे हैं। और इस बीच देखिए, रूस पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन पर रूसी सेना ने बरसाई एक गोली। रूस ने वैम्पायर ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी ड्रोन किस तरह से रूस के अलग अलग इलाकों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले रूस ने बड़े हमले झेले हैं। तस्वीर सामने आई है जहां पर रूस ने यूक्रेन के वैम्पायर ड्रोन को मार गिराया। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन पर यूक्रेन की गोलीबारी। यूक्रेनी सेना ने रूसी शाहेद ड्रोन को मार गिराया है। कीव के करीब उड़ रहा था ये रूसी ड्रोन। तस्वीर आपके सामने, हमले से पहले ही यूक्रेनी सेना ने ड्रोन को मार गिराया। तो यूक्रेनी सेना ने रूसी शाहेद ड्रोन को मार गिराया। और बड़ी खबर ये, और ये यूक्रेन की चिंता की बात ये कि ये कीव यानी यूक्रेन की राजधानी के बेहद करीब उड़ान भर रहा था, लेकिन इससे पहले कि इस ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया जाता, ये ड्रोन जाकर अपने टारगेट को हिट करता, इस ड्रोन को मार गिराया गया। तो कुर्स में जंग बेहद विनाशक हो गई है और इरादे और भी ज्यादा विध्वंसकारी जाहिर कर दिए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। कुर्स्क में यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक। कुर्स्क में फ्रंट फुट पर यूक्रेनी सेना साफ तौर पर नजर आ रही है। यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। जवाबी एक्शन के बावजूद यूक्रेन रुक नहीं रहा है। पुतिन की हर रणनीति अभी तक यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेनी सेना के खिलाफ कुर्स्क में फेल ही साबित हुई है। बिल्कुल, कुर्स्क में विनाशक जंग का सिलसिला लगातार जारी है। संजय सोहेल साहब, ये कुर्स्क की जंग तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात नजर आ रही है वो है जेलेंस्की का हौसला। कुर्स्क को लेकर जेलेंस्की के हौसले बहुत बुलंद हैं। लगातार नए इलाकों को कैप्चर करने की फिराक में है यूक्रेन की सेना और उसे कामयाबी भी मिल रही है। ये आपको लगता है बहुत बड़ी बात है? नहीं, बिल्कुल समीर, ये एक जिसको कहते हैं तुरुप का पत्ता। हाँ, ये उस तरह की बात है कि इसको अगर लेते हैं और ख़ास तौर पे
जब उनका एटॉमिक प्लांट पास में है और अगर ये किसी प्रकार से इंच बाय इंच आगे बढ़ते बढ़ते एटॉमिक प्लांट को या तो कैप्चर कर लें, उसके बहुत पास आ जाए, तो इनकी बार्गेनिंग की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही बात देखते हुए वो काफ़ी इसके लिए आश्वासित है। और देखा जाए तो रशिया अभी तक खाली वहाँ पर उन्होंने डिफेंसिव एक्शन लिया है, वहाँ पर अभी उनको जैसे डिस्ट्रक्शन फोर्स का करते हैं कुर्स्क के इलाके में, वो अभी काउंटर अटैक से उसके जो सेनाओं पर जो हमला करने वाली सेनाएं हैं उनके ऊपर हमला रशिया नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी बजाय वो खार्किव में हमला कर रहे हैं, डोनबास के इलाके में हमला कर रहे हैं। अभी जैसे खबर है लवीव में काफ़ी बड़े संख्या में उन्होंने उनके जो आर्म्स के डंप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। तो रशिया की कोशिश है कि जो कुर्स्क में सेना है यूक्रेन की, उनके पास हथियारों की और बाकी सप्लाई को रोका जाए और बाकी जगह से प्रेशर बना जाए। डायरेक्ट अटैक करने के बजाय उनको पहले कमज़ोर करने की फिलॉसफी है, बाद में इनको शायद डिस्ट्रॉय करने की फिलॉसफी होगी, लेकिन तब तक शायद ज़्यादा देर ना हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए कुर्स्क में 90% से ज़्यादा ऐसा इलाका है जो कि इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में आ गए। और वहीं डोनेट्स्क में यूक्रेन का पिन पॉइंट अटैक हुआ है। रूसी सैनिक पर कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया गया। हमले में रूसी सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कुर्स्क को लेकर यूक्रेन और रूस का दावा क्या है अभी तक का। सीधा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी दे रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन अभी तक कितना कामयाब हो पाया है। कुल मिलाकर 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। 300 वर्ग किलोमीटर में जंग इस वक्त जारी है। कुर्स्क में 35 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनी सेना दाखिल हो गई है। जी हां, यूक्रेनी सेना का कब्जा हो गया है। 500 रूसी सैनिक यूक्रेन के कब्जे में। आप अंदाजा लगाइए यूक्रेन यहां पर किस तरह से अपनी ताकत दिखा रहा है। 100 से ज्यादा रूसी बिल्डिंग्स पर अब तक यूक्रेनी फौज काबिज हो चुकी है, कब्जा जमाया जा चुका है। यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान का सामना भी यहां पर करना पड़ा है। नुकसान हुआ है, सैनिकों की मौत देखिए 6000 से ज्यादा। यूक्रेन के 73 टैंक जो हैं वो बर्बाद कर दिए गए। 33 लड़ाकू वाहन बर्बाद हो गए। 61 बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई। लेकिन इसके बाद जो हासिल हुआ है करुणा, वो भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल समीर। और देखिए डॉक्टर अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि हम देख रहे हैं कि हालात क्या बन गए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला जब यूक्रेनी सेना ने रूस के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया है। क्या आपको लगता है कि इन हालात में जो रूस है, व्लादिमीर पुतिन, वो बातचीत की टेबल पर आएंगे जब उनको पता है कि भाई अगर बातचीत होती तो अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर यूक्रेन के पास है, ज़ेलेंस्की के पास है? बिल्कुल, रूस को और यूक्रेन दोनों ही राष्ट्रों को एक हद के बाद में बातचीत की टेबल पर आना ही चाहिए, क्योंकि जहां बातचीत समाप्त होती है वहीं पे हम लोग आर्मी का इस्तेमाल करते हैं। आर्मी या इस तरीके की जो लड़ाइयाँ होती है वो एक टूल्स की तरह ही काम आती है, वह किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता है। और हमने देखा है कि दीपक बुझने से पहले उसकी लौ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अभी ये जो हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल का आपने अभी जिक्र किया, तो वो सब इसीलिए हो रहा है ताकि जब वो बार्गेनिंग की टेबल पे आए तो वह मजबूत स्थिति में रहें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिंदा राष्ट्र होते हैं उन पर कोई राष्ट्र कब्जा नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि वियतनाम जैसे देशों ने अमेरिका जैसे ताकतवर देश को हराया है और हम इस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ यह देख लेना चाहिए या रूस को यह समझ लेना चाहिए कि यूक्रेन की एक अपनी आइडेंटिटी है और उस पर लंबे समय तक अगर वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं तो कब्जा करना किसी भी हालत में संभव नहीं है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा करुणा साहब कि यह मूलतः बार्गेनिंग से पहले वो अपनी अपनी जो स्थिति है, अपनी अपनी जो है वो मजबूत कर लेना चाहते हैं, ताकि जब बातचीत हो तो उसमें वह अपना पक्ष ज़्यादा सशक्त तरीके से। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की की ये बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। और इस बीच देखिए अमेरिकी चुनाव को लेकर अमेरिकी खुफिया विभाग ने क्या दावा किया है, अब आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में रूस, चीन और ईरान है। राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की जा रही है कोशिश, ये दावा किया गया है अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से। अमेरिकी चुनाव को लेकर
ये बड़ा दावा सामने आया है। और हमारे साथ जीके पांडे साहब भी मौजूद हैं। पांडे साहब, किस तरह से देखते हैं आप, अमेरिका में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं, रूस, चीन और ईरान की दखलंदाजी को लेकर जो दावा किया गया है, शक जताया गया है, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, अगर ध्यान रहे पिछले जो चुनाव हुए थे और जहां पर ट्रंप और बाइडेन साहब के बीच में मुकाबला था, वहाँ भी कहा गया कि रशिया ने काफ़ी प्रयास किया था साइबर अटैक के द्वारा उसको प्रभावित करने का। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो वहाँ के जो वोटर्स थे, उनका जो इंक्लिनेशन था, उनके जो थॉट प्रोसेस को भी प्रभावित करने का प्रयास किया था। लगभग ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक नमूना हो सकता है, लेकिन किसमें और कैसे वो कामयाब होंगे, ये थोड़ा सा इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये प्रभावित कर रहे हैं तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ये साइबर अटैक के द्वारा ही पॉसिबल होगा, और साइबर अटैक जो है वो इस जो है ऑफेंसिवली बना है, वर्जित है, तो ये वो इन नियमों का उल्लंघन करेंगे। दूसरी बात कि अगर वो कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से जो एक डेमोक्रेसी की रीढ़ होती है, लोकतंत्र, जो कि सही चुनाव होना चाहिए, सही लोगों के जो मेजॉरिटी है लोगों की, वो क्लियर होना चाहिए, उसको प्रभावित करेगा। तो बहुत सारे इसके जो है पोस्ट इलेक्शन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। साथ में जो स्ट्रेटेजिक इसके इफेक्ट होगा वो ये होगा कि चाइना और रशिया की, ईरान की एक तरह से जीत होगी कि उन्होंने अमेरिका को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। बिल्कुल, और सर ये भूलना नहीं चाहिए, जैसा आपने बताया कि पिछली दफा भी अमेरिकी इलेक्शंस में चीन और रूस के दखलंदाजी की जो बातें हैं वो कही गई थी। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क परमाणु प्लांट को लेकर बड़ी खबर है। कुर्स्क परमाणु प्लांट को बंद करने पर रूस विचार कर रहा है, रूस कर रहा है प्लांट को बंद करने पर विचार। यूक्रेन के आक्रामक रवैये से बंद करने पर अब रूस विचार कर रहा है। रूसी अधिकारी एलेक्सी लिखाचेव का यह बड़ा बयान, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी रह गई यूक्रेनी सेना और कुर्स्क परमाणु प्लांट के बीच में। ऐसे में अगर यूक्रेनी सेना वहां पर पहुंच गई तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो देखिए, कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं और इस वक्त रूस के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत है। जरा आपको बताते हैं कि कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर है कहां। कुर्स्क शहर से 40 किलोमीटर पश्चिम की तरफ यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूक्रेन की सीमा से 110 किलोमीटर दूर। यह जानकारी यह भी बता रही है कि यूक्रेन कितने आगे बढ़ गया है। प्लांट पर लगातार बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस की चिंता का यह बहुत बड़ा सबब है। सबब इसलिए भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन यहां पर कभी भी हमला कर सकता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर यूक्रेन ने निशाना बना दिया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, रूस अच्छी तरह जानता है। बिल्कुल, और संजय सोई सर, क्या ये जो खबर आ रही है इससे हम ये समझें क्या कि रूस ये मानकर चल रहा है, क्योंकि लगभग आधे से ज्यादा कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा हो गया और वो वक्त दूर नहीं जब यूक्रेनी सेना पावर प्लांट तक पहुंच जाएगी, या क्या रूस ये मानकर चल रहा है और यही वजह है कि अब ये सब खबरें आ रही हैं? करुणा, ऐसा है कि जिस प्रकार से यूक्रेन अभी तक 1 महीना हो गया, उससे अभी तक जो उन्होंने बढ़त बनाई थी उसको बना के रखा है, उल्टा थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर आगे ही बढ़ गए वो। तो ये देखते हुए अभी तक अगर उनको निकाल नहीं पाए हैं तो ये मेरे हिसाब से कंटिजेंसी प्लानिंग है कि अगर ये आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़ गए किसी कारण, तो क्या किया जाएगा। रशिया ने वहाँ पर 3 लेयर डिफेंस की बनाई हुई है, जहाँ पर उन्होंने डिफेंसेस लगाए हुए हैं और पूरे देश से, रशिया से सेना को मोबिलाइज करके, चाहे वो चेचन्या से हो, रशिया से हो, रिजर्विस्ट हो, उनको लाकर वहाँ पर डिप्लॉय किया। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा एडिशनल ट्रूप्स उन्होंने कुर्स्क के इलाके में एटॉमिक प्लांट के चारों तरफ लगा दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो रशिया ने एक तरफ डिफेंसिव किया हुआ है, दूसरी तरफ कुर्स्क में जो सेना है, यूक्रेन की सेना, उनकी सप्लाई लाइन को कट करने का उनका प्रयत्न है लगातार कि उनको हथियारों और उनकी सप्लाई को ख़त्म किया जाए। और बड़ी संख्या में अगर यूक्रेन के सैनिक कैजुअल्टी होते हैं और अगर ये पासा पलटता है तो ये एक तरह से जंग का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। अगर ये आगे बढ़ते हैं तो रशिया के लिए नेगेटिव है, अगर यूक्रेन की सेना डिस्ट्रॉय हो जाती है तो रशिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद यूक्रेन कोई सेना को दोबारा खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या मारी जाएगी। दूसरा, उनका मोराल बहुत डाउन हो जाएगा कि जो उन्होंने जीता है उससे अगर बाहर निकल जाए। बिल्कुल सही बात है, और 6,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं अब तक। आप अंदाजा लगाइए, अगर रूस की तरफ से इस पूरे मिशन को कुचलने की कोशिश की जाती है तो यूक्रेन के लिए कितना बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में मुमकिन है। बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है इस बीच बेलारूस। जानकारी ये, बेलारूस की सेना का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। लिथुआनिया बॉर्डर पर सैन्य डिप्लॉयमेंट देखा गया।
लिथुआनिया बॉर्डर के पास बीएमपी टैंक और मोर्टार की तैनाती। बेलारूस की मीडिया का बहुत बड़ा दावा इस डिप्लॉयमेंट को लेकर सामने आया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये देखिए, लिथुआनिया बॉर्डर के पास की ये तस्वीरें हैं। बीएमपी टैंक और मोर्टार की तैनाती की गई है। टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें लिथुआनिया बॉर्डर पर सैन्य डिप्लॉयमेंट की। बेलारूस की सेना का बहुत बड़ा मूवमेंट सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस का बड़ा हमला। ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेनी इलाकों में फायरिंग की गई है। पोक्रोवस्क इलाके में जारी है इस वक्त भीषण जंग। हमले में यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं। तो ये देखिए यूक्रेनी इलाकों में फायरिंग और हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी सेना पर रूस का यह हमला। ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेनी इलाकों में फायरिंग की गई है। पोक्रोवस्क इलाके में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। और यह भी खबर आ रही कि यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल इस हमले में तबाही भी हो गए। और आइए अब आपको बताते हैं कि कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला क्यों हो सकता है और उसके बाद क्या होगा। पहले यह समझिए कि हमला मुमकिन है, यह क्यों कहा जा रहा है। कुर्स्क प्लांट में कंक्रीट की मोटी दीवार नहीं है। प्लांट को मिसाइल ड्रोन से उड़ाना आसान है और यह रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। इससे पहले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हो चुका है। कुर्स्क प्लांट पर भी वैसे ही हमले की आशंका है। बिल्कुल, यूक्रेन अकेले हमला नहीं कर सकता, यह भी रूस को पता है। नाटो देशों की मदद से हमला किया जाएगा और अगर हमला हुआ तो क्या होगा, यह आप जरा समझिए। दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, जो पहले से ही 2.5 साल से युद्ध की आग में झुलस रहे। रूस और आग बबूला हो जाएगा, पहले से ज्यादा विध्वंसकारी अटैक को अंजाम देगा। जी हां, राजधानी कीव पर भी बड़े हमले ऐसे हालात में मुमकिन है। नाटो देशों की से जंग की आशंका भी निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। डीके पांडे साहब, क्या लगता है आपको, लगातार कुर्स्क में आगे तो यूक्रेन की सेना बढ़ रही है, आगे हम और बढ़ेंगे, ये क्लियर भी किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से। लेकिन अगर कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट तक यूक्रेनी फौज पहुंच जाती है तो ज्यादा आशंका किस बात की है, कब्जे की या हमले की? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। पहली बात कि अभी पुतिन ने परसों ये कहा एक इंटरव्यू में कि जो कुर्स्क में हुआ उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात, ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो भी पोक्रोवस्क में हमला किया गया है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा और हम बहुत तेजी से कुर्स्क में बढ़ रहे हैं। दोनों परस्पर विरोधी जो कथन है। अब मजेदार चीज़ ये है कि अगर हम इसको मिलिट्री उसमें पार्लेंस में देखें तो कोई भी आप अटैक करते हैं तो उसको होल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आपने अटैक किया और उस जगह को होल्ड नहीं कर पाए तो आपका पूरा ऑपरेशन वेस्ट हो गया। अब जब आप अटैक कर रहे हैं कुर्स्क में, जो कि रशियन एरिया में है, और आपके ऊपर रशिया में जो यूक्रेन में खुद लड़ाई हो रही है, तो आप कहाँ सेना भेजना चाहेंगे? और ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम देखना चाहते थे कि पुतिन जो हैं वो क्या अपने क्षेत्र को, अपने पॉपुलेशन को बचाना चाहते हैं या दूसरे देशों में जाकर टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ही नमूने हैं। और जहाँ तक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की बात है, अगर आप देखें ज़ैपोरिज़िया में जो हमला हुआ था वो एडम विंग में हुआ था। जो एक्चुअल प्लांट था उस पर किसी ने भी अटैक नहीं किया, कोई क्षति नहीं हुई थी। तो ये सबको पता है कि अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट पर, पावर प्लांट पर अटैक होता है तो उससे क्या जो है आफ्टर इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये निश्चित रूप से पोस्टरिंग होगी। लेकिन बिल्कुल सर, क्योंकि पावर प्लांट पर अटैक का मतलब सिर्फ खतरा रूस में नहीं बल्कि इसका जो बड़ा खतरा है वो यूक्रेन तक भी आएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, वॉर के बीच ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों से मांग। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार चाहिए, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से मांग रखी गई। रूस को हराने के लिए इसकी जरूरत है। आपको याद होगा किस तरह से कई 100 किलोमीटर अंदर घुसकर भी यूक्रेन ने हाल ही में ड्रोन के जरिए रूस में बड़े हमलों को अंजाम दिया। और अब लंबी दूरी की हथियार, जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं, ऐसे हथियारों की मांग फिर से कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेनी सांसद रोक्सोलाना का बहुत बड़ा दावा। आर्थिक संकट से जूझ रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के पास सैनिकों की सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। सैनिकों को सितंबर में कम वेतन मिलेगा, ये रोक्सोलाना की तरफ से किया गया है दावा। तो यूक्रेनी सांसद की तरफ से ही ये बड़ा दावा सामने आया है। संजय सोय साहब, किस तरह से आप देखते हैं, यूक्रेन की सांसद ही इस तरह का बयान दे रही हैं? अगर रूसी
सोर्सेस की तरफ से इस तरह की खबरें सामने आती तो ये लगता कि मोरल डाउन करने की कोशिश है यूक्रेनी फौज की, लेकिन यूक्रेन से ऐसे बयान आने का क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल समीर, वाकई में ये हैरानी वाली बात है, क्योंकि आर्थिक संकट तो है यूक्रेन में, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से बर्बादी, और अगले कई सालों तक, दसियों साल तक ये आर्थिक संकट रहेगा इनकी रीबिल्डिंग के लिए। आज भी लड़ाई खत्म हो जाती है तो, पर ये जो बयान है वाकई में ये दिखा रहा है कि इस समय वहाँ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी बदली किया गया है। साथ ही साथ ये जो बयान आया, ये इस प्रकार का जो बयान है ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं अभी लड़ाई से, लगातार लड़ाई चल रही है, उससे दुखी हैं और वो चाहते हैं कि पीस टॉक हो। अभी इस तरह की बातें भी निकल के आ रही हैं। पुतिन ने भी कहा है कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील शांति की बातें कर सकते हैं, शांति को स्थापित कर सकते हैं। तो ये सब देखते हुए ये जो बयान है वाकई में ये दिखा रहा है कि अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और शायद सभी लोग ज़ेलेंस्की के साथ खुल के नहीं खड़े हुए हैं, और ये जो शायद वो भी चाह रहे हैं कि शांति की बात हो। समीर जी, अच्छा डॉक्टर अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे यह है, जो कि यूक्रेनी सांसद की तरफ से बयान दिया गया, जाहिर सी बात है कि बहुत ही ये हैरान कर देने वाला बयान है, लेकिन क्या ये यूक्रेन की सच्चाई को बयां कर रहा है कि अब यूक्रेन के पास उतनी ताकत नहीं रह गई है और ज्यादा लंबा युद्ध खींचने की रूस के खिलाफ? क्या ये उस तरफ भी इशारा कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, उनकी सांसद का बयान कोई बहुत आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह कि खासकर अगर यूक्रेन की पॉलिटिक्स को देखें और वहाँ के राजनेताओं को देखें तो वो बहुत ही साफ बयानी कर रहे हैं। जैसे कि थोड़े दिनों पहले जब मोदी साहब लौट के आए तो जेलेंस्की साहब ने कहा कि नहीं, ये तो भारत से जो उम्मीद थी वह ठीक नहीं थी, या कि जो रूस से वह तेल खरीदना बंद करें। इंग्लैंड से उन्होंने कहा कि आप हथियार देने में देरी कर रहे हैं, तो उसके बदले में फिर वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा कि हम कोई अमेज़ॉन थोड़ी है कि आप ऑर्डर करें और हम आपको वापस सप्लाई कर दें। तो बहुत ही जेलेंस्की साहब, और हमेशा वो आप उनके कपड़े वगैरह देखिए, क्योंकि डिप्लोमेसी में और इन सब चीज़ों में आपका बिहेवियर कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। तो ऐसा हमेशा वो शर्ट और वो जैकेट डाल के हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि वो युद्ध क्षेत्र में हैं। तो यह भी एक मैसेज देने का तरीका है अलग अलग। पर युद्ध से किसको फ़ायदा हुआ है? आज तक किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ है। भारत ने 4-4, 5-5 छोटे बड़े अलग, सीधे, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था को कितना हुआ है। आज भारत जो दुनिया में जो एक महाशक्ति बहुत पहले बन जाता, उसको काफ़ी पीछे खिसक गया है। तो किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, रूस को भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बिल्कुल, और खास बात यह भी रही भारत के संदर्भ में कि हमने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की गई, हमेशा युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया, लेकिन जिसने थोपा उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया गया। और इस खबर पर हमारे साथ अपने विचार रखने के लिए, जानकारी के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।